उमेश एक सेठ के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी कर रहा था और उसकी एक बेटी थी सोनम, जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी। सोनम बचपन से ही देख नहीं पाती थी। सोनम की माँ की मृत्यु टीबी की बीमारी की वजह से हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने उमेश को दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था सौतेली माँ आने के बाद सोनम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जितना प्यार उसकी सगी माँ दे पाती। उमेश अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देने का बहुत ही ज्यादा कोशिश किया करता था। एक दिन की बात है। पता है बेटी, तुम कैसी लग रही हो? हाँ, मुझे पता है, मैं बिल्कुल परी की जैसी दिख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप तो मुझे बचपन से ही बोलते हैं कि तुम परी जैसी दिखती हो। पापा, काश मैं भी इस दुनिया को देख पाती कि ये दुनिया दिखती कैसी है। अपनी बेटी की बात सुनकर उमेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह रोने लगता है। उमेश हर रोज अपनी बेटी के लिए खाना बनाता और उसे तैयार करता। फिर वे अपने काम पर जाता। घर के काम करने में कभी उसे देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे उमेश की परेशानियों को समझते थे, इसलिए वे कभी भी उमेश को कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस डे आने वाला था। उससे कुछ दिन पहले सेठ कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाते हैं। इसी कारण उमेश सेठ के बड़े लड़के का गाड़ी चलाया करता था। एक दिन की बात है। उमेश अपनी ड्यूटी पर थोड़ा लेट पहुंचता है। मतलब तुम तो हद पार कर दी हो उमेश। तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था, आज मेरी जरूरी मीटिंग थी, जल्दी से आना, लेकिन तुम इतना लेट से आए हो। मुझे तो लगता है जैसे तुम मेरे यहाँ नहीं बल्कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ। सॉरी सर, ऐसा है कि देखो, तुम अपनी मजबूरी मुझे मत सुनाओ। मैं तुम्हारे जैसे कामचोर को अच्छी तरीके से जानता हूँ। पगार तो पूरी चाहिए, लेकिन काम तो बिल्कुल नहीं करना है। सर ऐसी बातें नहीं है, सॉरी बोला ना मैं। देखो, तुम मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल सीधा साधा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे कामचोर लोगों की जरूरत नहीं है। तुम आज ही अपना हिसाब करो और कहीं और अपने लिए काम देखो। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या मैं तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से। उमेश दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नौकरी नहीं मिल पाती है। यह बात वे अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं बताता है, लेकिन उसकी बेटी को ये अंदाजा हो गया था। एक तो क्रिसमस का समय नजदीक आ गया था और दूसरी तरफ बेचारे उमेश के घर के राशन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। एक दिन की बात है। पापा, आज तारीख कितनी है? आज तो 20 दिसंबर है। अरे वाह, इसका मतलब 5 दिनों के बाद क्रिसमस डे आने वाला है। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। अरे बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? क्रिसमस डे तो साल में एक बार आते हैं ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेते आऊंगा। क्रिसमस के दिन नए कपड़े पहनना। अपनी बेटी को पुराने कपड़े में देखकर बेचारा उमेश नए कपड़े लेने का तो वादा करता है। कपड़े लेने के लिए उमेश के पास पहले से कुछ पैसे थे, लेकिन जब वे मार्केट पहुंचता है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस भीड़ में बेचारा उमेश का कोई चोर जेब काट लेता है। बेचारा खाली हाथ अपने घर पर लौट जाता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बेटी को क्रिसमस डे पर कुछ नहीं दे पाएगा। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह रोने लगता है। तभी उसके पास उसकी बेटी आती है। पापा, क्या आप रो रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं भला क्यों रोऊं? पापा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं।
मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं सुन तो जरूर सकती हूँ ना। क्या बात है पापा, कोई परेशानी है? क्यों रो रहे हैं, मुझे बताइए ना। अरे बेटी, मैं तुम्हें बोला ना, मैं नहीं रो रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उमेश अपनी बेटी को अपनी बातों में उलझा देता है, लेकिन भविष्य की सोच के लिए वह काफी परेशान था। अगली सुबह नौकरी की तलाश फिर से वह शुरू करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बेचारा निराश होकर जब वह अपने घर लौट रहा था तो पूरे मार्केट में चहल पहल थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, क्या किस्मत है मेरी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिसमस पर मैं अपनी बेटी को एक गिफ्ट तक नहीं दे सकता। कल ही क्रिसमस है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं ले सकता, इतने भी पैसे मेरे पास नहीं। उमेश यही सब बातें सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। तभी उसे एक सुंदर ड्रेस दिखाई देती है। बेचारा ड्रेस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वह ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वह खाली हाथ अपने घर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि क्रिसमस भी था। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। मार्केट से एक चोर चोर की आवाज आती है। तभी एक आदमी जिसकी हाथ में पर्स था वह दौड़ते हुए आता है और उमेश के पास पर्स गिराकर चला जाता। जब तक बेचारा उमेश को समझ पाता उससे पहले बहुत सारे लोग मार्केट में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है, यही है, मारो इसे, मारो, यही है चोर। अरे तुम लोग इसे मारो नहीं, बल्कि पुलिस के हवाले कर दो। उमेश सभी लोगों को समझाना चाहता था कि वह चोर नहीं है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे सुनो, कब से हो तुम इस धंधे में और कौन कौन है तुम्हारे साथी? मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा मार लगेगा। सर, आप ये किस धंधे की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपको कि मैं चोर नहीं हूं। मुझे आप छोड़ दीजिए। मेरे घर में मेरी बेटी अकेली है, बेचारी अंधी है, वो तो देख भी नहीं सकती। मुझे आप घर जाने दीजिए ना प्लीज सर। ये झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले तुम्हें ये सब बातें सोचना चाहिए ना। रुपयों से भरा पर्स लिए हुए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। सर, कभी कभी आंखों का देखा हुआ सही नहीं होता। तुम मुझसे ये ज्ञान वाली बातें मत करो। तुम जैसे शातिर चोर को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और हाँ, तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिर पुलिस ने बेचारे उमेश को बहुत ज्यादा मारा और इधर काफी ज्यादा रात हो रही थी। ज्यादा रात होने के कारण जब उमेश घर पर नहीं आया तब उसकी बेटी सोनम काफी ज्यादा परेशान होने लगी। न जाने पापा ने आज इतनी देरी क्यों कर दी, अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। हे भगवान, सब ठीक रखिएगा, मुझे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही है। बेचारी सोनम रात भर घर के मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से अपने पिता को सही सलामत रहने की प्रार्थना करती रही। जैसे ही सुबह होती है तब भी उमेश घर नहीं लौटता है। अब तो बेचारी सोनम का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हे भगवान, आप भी हम गरीबों की नहीं सुनते। सब लोग तो कहते हैं कि भगवान से कुछ भी मांगो तो वे पूरा कर देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रार्थना की, लेकिन मुझे तो आपका कोई जवाब नहीं मिला। भगवान, अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती तो ये आप गलत सोच रहे हैं। फिर बेचारी सोनम अपने पिता को ढूंढने का फैसला करती है और अपने घर से निकल जाती है। बेचारी सोनम अपने पापा के बिना
कभी भी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी। उसे तो सड़क की भीड़ भाड़ का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। वह किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। दूसरी ओर बेचारा उमेश मार खाते खाते बेहोश पड़ा था। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही शातिर चोर है। ये तो थोड़ा भी नहीं मुंह खोल रहा है। इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। अभी मैं घर से आता हूँ। पुलिस अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर बेचारी सोनम रोते हुए दिखाई देती है। पुलिस की बेटी भी सोनम की उम्र की ही थी, इसलिए सोनम को देखकर पुलिस को ज्यादा माया आ जाती है। तभी वे वहाँ रुक जाता है। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आपको भगवान ने भेजा है क्या मेरे पास? हाँ हाँ, तुम ऐसा ही मानो बेटी। तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। मेरा नाम सोनम है। मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं वे कल रात से घर नहीं आए हैं। बेटी, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? क्या तुम बता सकती हो? अंकल, मेरे पापा का नाम उमेश है। और हाँ, वे कैसे दिखते हैं मुझे ये बात तो नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से ही अंधी हूँ। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम तो अच्छी भली दिख रही हो और तुम कहती हो कि तुम अपने पापा को ही नहीं देखी आज तक। अंकल, कभी कभी आँख का देखा हुआ भी सच नहीं होता। मैं सच में बोल रही हूँ, मैं जन्म से अंधी हूँ। पुलिस ने जैसे ही सोनम की बात सुनी कि कभी कभी आँख का देखा हुआ भी सच नहीं होता, तभी उसे थाने में बंद चोर की याद आ जाती है। चोर ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी बात याद आती है कि चोर ने उसे कहा था उसके घर में एक बेटी है जो कि अंधी है। ये सब बात सोचकर पुलिस को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है। तभी वह अपने साथ सोनम को थाने ले आता है। तभी पुलिस उमेश को बाहर ले आती है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप फिर से मुझे मारेंगे, मुझे पता है। मुझे मत मारिए ना, मुझे मत मारिए ना। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच में चोरी नहीं की है। प्लीज सर, मुझे घर जाने दीजिए। मेरे घर पर मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अब नहीं मारने वाला। मैं तो तुम्हारे लिए क्रिसमस का एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या तुम देखना चाहोगे? क्रिसमस गिफ्ट? तभी पुलिस सोनम को आवाज लगाते हैं। थाने में सोनम को देखकर उमेश को भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। तभी उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अरे ये मेरी प्यारी परी यहाँ पर कैसे आई? पापा, पापा, मुझे ये अंकल यहाँ लेकर आए हैं। बेटी, हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से लेकर आ गए। इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। शाम को सोनम के साथ उमेश चर्च में जाता है और जीसस को दिल से शुक्रिया करता है। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस चर्च में आती है और उमेश से मिलती है और साथ ही उमेश को एक खुशखबरी देती है। देखो उमेश, हमारे पुलिस विभाग में एक ड्राइवर की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है। मैंने पहले ही तुम्हारा नाम की सिफारिश कर दिया है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। तुम पास कर जाओगे ना? हाँ हाँ, जरूर पास कर जाएंगे सर। उमेश ड्राइविंग टेस्ट पास कर जाता है। अब तो वह पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करने लगता है। इस क्रिसमस पर उसे ऐसा गिफ्ट मिला कि वह अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे सुनो, उमेश आया है। लाओ, जो तुम्हें कल पैसे दिए वो उसे देनी है। किसी तरह ये कर्ज से मुक्ति तो मिले। बेचारी मालिनी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी वह बोलती है, मैं नहीं देने वाली हूँ पैसे। इतनी ठंडी है, मुझे कंबल लेनी है। वैसे भी माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उनसे कह दो जब फसल होगी तब उसे पैसे दे देंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू अपने मन में सोचता है, ये बात तो सही बोल रही है मालिनी। बिना कंबल के खेत में रात को सो तो नहीं सकता, लेकिन उमेश मानेगा तो नहीं। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है,
अरे सुनो, तुम दे दो वो पैसे, मुझे किसी तरह ये कर्ज से मुक्ति तो मिले। कंबल लेने के लिए कुछ सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? मैं तो कहती हूँ ये खेती करना अब छोड़ दो। न जाने कितना रुपया बाकी है जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। हर महीने आकर पैसे ले जाता है। एक तो मर मर के काम करो, खेत में कर्ज लेकर पैसे लगाओ। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो पैसे भी गए, लेकिन कर्जदार माने तब ना। मुझे नहीं करनी ऐसी खेती और ना ही मुझे रुपए देने हैं। बेचारा बिरजू अपनी पत्नी से निराश होकर कहता है, अब तुम ही बताओ ना, क्या मैं गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसके जमीन में हम बसे हुए हैं क्या? इतना बोलकर मालिनी घर के अंदर चली जाती है और पैसा लेकर वापस आती है और अपने पति को दे देती है और अपने पति से बोलती है, इस साल से तुम खेती नहीं करोगे, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मजदूरी ही करो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। किसी के कर्ज तो हमारे ऊपर नहीं रहेंगे ना। ये कैसी खेती है जो कर्ज लेकर लगाओ और फसल भी नहीं होती है। बेचारा बिरजू अपनी पत्नी की बात सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था और वह पैसे लेकर अपने घर से बाहर निकलने लगता है। वैसे भी पूस की अंधेरी रात, आसमान पर भी तारे लग रहे थे कि वे ठिठुर रहे हो। और इधर बेचारा बिरजू अपने खेत में बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर को लेकर लेटा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। और खटोले के नीचे इसका एक पालतू कुत्ता बेचारा मंगड़ू भी ठंड से ठिठुर रहा था। सर्दी के मारे दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे बेचारा बिरजू ठिठुरता हुआ बोलता है, क्यों मंगरू, ठंड लग रहा है? तू यहाँ क्या लेने आया था भाई? अब ठिठुरता रहे ठंड में, मैं क्या करूं? मुझे तो खुद बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है। बेचारा मंगरू बिरजू की बात सुनकर दुम हिलाने लगा। शायद वह समझ गया था कि उसके कुकुहाने की आवाज सुनकर उसके मालिक को नींद नहीं आ रही। तभी बिरजू अपना हाथ कंबल से निकालकर मंगरू की ठंडी पीठ पर अपना हाथ सहलाने लगा और बोला, कल से तू मेरे साथ मत आना, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी। न जाने ये पछुआ हवा कहाँ से ये बर्फ ले आ रही है। मैं उठता हूँ और एक चिलम भरता हूँ, किसी तरह ये रात तो कटे। अब तक तो 5 चिलम पी चुका, एक और पी कर देखता हूँ। यही तो खेती का मजा है। बिरजू उठा और चिलम पीने लगा। मंगरू भी खड़ा हो गया। बिरजू चिलम पीते हुए अपने साथी मंगरू से कहता है, पिएगा तू भी चिलम? इस चिलम से ठंड तो नहीं जाने वाली, लेकिन हाँ, थोड़ा मन बहल जाता है। आज भर तू ठंड में रह, कल से मैं तुम्हारे लिए पोरे का प्याल बिछा दूंगा और तुम्हें थोड़ा सा भी ठंड नहीं लगेगा। मंगरू अपने मालिक की आवाज सुनकर अपने दोनों अगले पंजे उसके घुटने पर डालकर खड़ा हो गया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया और उसका मुंह सूंघने लगा। मंगरू को अपने मालिक के गर्म सांस लगी। चिलम पीने के बाद बिरजू फिर से खटोले पर लेट गया और उसने यह तय कर लिया कि अब चाहे जो हो, इस बार तो सो जाऊंगा। लेकिन कुछ ही देर में ठंड से उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट तो कभी उस करवट, लेकिन उसे नींद आने का नाम नहीं ले रहा था। जब उसे किसी तरह ना रहा गया, तब उसने मंगरू को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर थपथपाने लगा। न जाने कुत्ते के जिस्म से कितनी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में रखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे ठंड नहीं लग रहा है। बेचारा बिरजू अपनी गरीबी से काफी ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वे इस हालत में पहुंच गया था। इतने में ही मंगरू को किसी जानवर की आहट आने लगी। तभी वह जोर जोर से भौंकने लगा
कई बार बिरजू ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन मंगरू उसके पास नहीं आया और खेत में चारों तरफ वह दौड़ने लगा और भौंकने लगा। ऐसे ही आधा रात बीत गया और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बेचारा बिरजू को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वह उठकर आसमान की ओर देखने लगा। अभी तो पूरे आधा रात बाकी है। बिरजू के खेत के बगल में ही एक पौधे का बगीचा था, उसमें कुछ पत्ते गिरे हुए थे। तभी बिरजू ने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, बगीचे में से जाकर कुछ पत्ते लेकर आता हूँ। उसे जलाने के बाद कुछ ज्यादा गर्मी तो आएगी। ऐसा न हो कि रात को मुझे कोई पत्तियां बटोलता हुआ देखे तो कोई भूत ही समझ बैठे। कौन जाने इस ठंडी में कोई जानवर ही उसमें बैठा हो। लेकिन अब ठंड के मारे बैठा भी तो नहीं जा रहा है। हे भगवान, इतना ज्यादा ठंडी। तभी बिरजू 2-4 पौधे इकट्ठे करके एक झाड़ू बनाता है और चला जाता है पास के बगीचे में। मंगरू भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। जब वह बगीचे में पहुंच गया तो पत्ते इकट्ठे करने लगा। बहुत सारे पत्ते जब इकट्ठे हो गए तो बेचारा बिरजू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। जब उसने पत्ते इकट्ठे कर लिए, फिर वे अपने खेत पर आकर पत्ते पर आग लगा देता है। अलाव के पास बैठा आग ताप रहा था और उसने मंगरू से कहा, क्यों मंगरू, अब तो तुझे ठंड नहीं लग रही है ना? अपने मालिक की बात सुनकर बेचारा मंगरू अपना दुम हिलाने लगा। फिर बिरजू बोला, अरे अब क्या ठंड लगेगी? काश पहले ये तरकीब सोचता, नहीं तो इतना ठंड खाने का कोई जरूरत ही नहीं था। अच्छा सुनो, अब हम दोनों थोड़ा खेलते हैं। आओ, अब इस अलाव को हम दोनों कूद कर पार करते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे दवा नहीं करने वाला। होशियारी से कूदना बेटा। इतना कहकर बिरजू अलाव के ऊपर से कूद गया और उसके पैरों में थोड़ा सा आग लिपट गई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मंगरू अलाव के पास से बिरजू के पास जाता है। फिर बिरजू बोलता है, चलो चलो भाई, ऊपर से कूद कर आना है। ये साइड से आने से काम नहीं चलेगा। बेचारा बिरजू फिर से चादर ओढ़ लिया और आग के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगा। अपने मन में बिरजू के जिस्म आग तपने के बाद कुछ गर्मी पैदा हो गई थी, पर जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी। फिर मंगरू जोर जोर से भौंकने लगा और खेत में दौड़ने लगा। बिरजू को भी ऐसा महसूस होने लगा कि उसके खेत में कुछ जंगली जानवर आ गए हैं और वे खेत में चर रहे हैं। फिर बिरजू अपने मन में सोचता है, मंगरू के होते हुए खेत में कैसे कोई जानवर आ सकता है? न जाने मुझे भी ये कैसा भ्रम हो रहा है। फिर वह मंगरू को बुलाने लगा, अरे ओ मंगरू, मंगरू। लेकिन मंगरू जोर जोर से भौंकता रहा और बिरजू के पास नहीं आया। लेकिन जानवरों के चरने की आवाज चर चर आ रही थी, लेकिन बिरजू आग के पास से उठना नहीं चाह रहा था क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। वह बैठे बैठे जानवरों को भगाना चाह रहा था और बोल रहा था, धा धा हा 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 हु हु। मंगरू भी जोर जोर से भौंक रहा था। अगर जानवर खेत से भाग गए होते तो वे अभी तक लौट आया होता अपने मालिक के पास। जानवर तो अभी भागे ही नहीं थे, खेत में चर रहे थे। शायद जानवर भी ये समझ गए थे कि इस ठंड में भला कौन आने वाला है उनको भगाने के लिए। फसल भी बिरजू की इस बार काफी अच्छी हुई थी। उसकी फसल देखकर गांव के सभी आदमी उससे जल रहे थे, लेकिन जानवरों से बचे तब ना, जब बिरजू से नहीं रहा गया। तब उसने पक्का इरादा करके उठा और 2-4 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ठंड के मारे फिर से वे
वापस आग के पास आ गया और अपने ठंडा जिस्म को बिरजू फिर से गरमाने लगा। लेकिन मंगरू अभी तक हार नहीं माना था और खेत में जोर जोर से भौंक रहा था। लेकिन जानवर भाग नहीं रहे थे और खेत के सारे फसल को खा जाते हैं। और इधर बिरजू आग के पास बैठा हुआ था। आग के पास बैठे बैठे बिरजू को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसका नींद खुलता है। तब वह अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, क्या आज सारा दिन सोते ही रहोगे तुम? अरे तुम यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर खेत का सारा फसल जानवर खा गए। सारा किया धरा बेकार हो गया। भला कोई सोता है? क्या फायदा तुम्हारे यहाँ खेत में मंडियां डालने का? क्या हुआ बताओ? तभी अपनी पत्नी मालिनी की बात सुनकर बिरजू बोलता है, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ पर तो मैं मरते मरते बचा। तुझे तो अपनी खेत की पड़ी है। मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा मैं ही जानता हूं, और ठंड से कैसे बचा। दोनों पति पत्नी खेत के पास आए तो देखा खेत में एक भी पौधे नहीं है और बेचारा मंगरू भी खेत में सोया हुआ था और ठंड के मारे ठिठुर गया था। बेचारी मालिनी दुखी मन से कहती है अपने पति को, तुम आज से ही खेती करना छोड़ दो। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह दुखी मन से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो।